हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ भाई, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है वो 182 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों शर्तों से आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है पहले तो, और फिर आपको द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाओ इसका। तो ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो। तो ठीक है भाई, मान लेता हूं मैं, माना कि पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या x दे रखी है, मान लेते हैं। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि दो संख्या याद कीजिए जिनका योग है वो 27 हो रहा है। यानी कि अगर मैं 27 में से पहली संख्या जो कि हमने x मानी है वो अगर मैं घटा दूं तो दूसरी संख्या आ जाएगी, आराम से आ जाएगी ना। दो संख्याओं का योग अगर मान लो, मैंने बोला कि एक है 1 है 1 और एक है 3, तो इनका योग तो हो गया 4। मैंने बोला कि चलो बताओ आप मुझे, तो दूसरी संख्या x का मान क्या होगा। तो अब 4 में से ये घटाते ही हो भाई, तभी 3 आती है। उसी प्रकार ये दो संख्या का योग आपको 27 दिया हुआ है और पहली संख्या हमने मानी है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो भाई, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी भाई 27 माइनस x। अब प्रश्न की दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि इनका योग तो 27 हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है इनका गुणनफल जो है वो 182 होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों कर दो फिर गुणनफल। आप वापस लिख दो यहाँ प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं भाई, मन से कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। पहली संख्या ये ले लो, दूसरी संख्या 27 माइनस x, दोनों गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए गुणनफल, 182 आना चाहिए भाई। 182 कर दो। अब इनको कर दो गुणा, तो 27 गुणा x हो जाएगा 27x माइनस का माइनस x गुणा x कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर बराबर आपके आ जाएगा 182। ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसमें 182 को भेज दो इस तरफ, तो 182 अगर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर, और प्लस का 182 है वो समीकरण के दूसरी ओर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाता है भाई, माइनस। तो माइनस का 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर को आप जो व्यापक समीकरण में देखते हैं कि सबसे आगे रहता है और उसको प्लस का ही होता है लगभग, तो इसको प्लस का करने के लिए ऐसा करो, इस पूरे के पूरे जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसको 0 से गुणा कर दो, और इस 0 को भी आप माइनस से, मतलब इस पूरे को माइनस से गुणा कर दो, ताकि सभी माइनस है वो जो सभी चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार इस 0 को भी माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि समीकरण के दोनों और अगर हम समान संख्या से या समान चिन्ह से गुणा करें तो समीकरण के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस का 27x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 182, और 0 का 0 ही रहेगा। अब इस x स्क्वायर को लेकर जाओ आगे, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आपके पास आ गया एक द्विघात समीकरण जो आपको शर्तें दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। तो अब बताओ मुझे कि इसके आपको हल ज्ञात करने हैं, कि मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है भाई, मध्य पद विभाजन करते हैं। चलो इसका भी मध्य पद जो दे रखा है वो माइनस का 27 दिया हुआ है, तो कर दो इसका विभाजन। तो आपको मध्य पद का विभाजन भी इस प्रकार से करना है कि गुणा करने पे आपको मिलना चाहिए 182 x स्क्वायर, और जोड़ो या घटाओ तो आपको मिलना चाहिए माइनस का 27x। ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखोगे कि 182 गुणा करने के लिए तो हमें चाहिए 182 x स्क्वायर, और जोड़े या घटाए तो हमें मिलना चाहिए माइनस का 27x। तो ऐसे तो टुकड़े में क्या हो सकते हैं, बस तो बताओ, आप दिमाग पे जोर डालो, क्या हो सकते हैं। देखो फिर
इसमें आप ऐसा करो, 27 को आप क्या लिख सकते हो, 14 गुणा 13 लिख सकते हो। तो 13 गुणा 14 अगर आप गुणा करोगे तो 182 हो रहा है, देख लो। तो गुणा करने पे 182 आ रहा है, और दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। और माइनस का 27 चाहिए आपको, तो आपको दोनों के दोनों संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर का 0, ठीक है ना। अब इन दोनों को ले लो साथ में, इन दोनों को ले लो साथ में। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन ले लो। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 14, माइनस यहाँ से ले लो 13 कॉमन, क्योंकि 182 यानी कि 14 गुणा 13 है। तो आप 13 को बाहर ले रहे हो तो यहाँ पीछे बच जाएगा 14, और माइनस का 13 बाहर लिया है तो यहाँ तो बच जाएगा प्लस का x, क्योंकि माइनस का 13 पूरा बाहर आ गया। और यहाँ प्लस है, तो आपको पहले बताया गया था कि प्लस है, इसका मतलब है कि दो माइनस जो है वो गुणा में है। तो दो गुणा वाले माइनस में से एक माइनस आप बाहर ले रहे हो, तो पीछे एक माइनस बच गया, तो वो माइनस यहाँ लग जाएगा और पीछे बचेगा 14 बराबर 0। क्योंकि अगर आप इसको वापस गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 13 गुणा x 13x, यानी कि माइनस का 13x आ गया, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 13 गुणा 14 करोगे तो जाएगा 182, यानी कि जो आपने कॉमन लिया है वो एकदम सही लिया है, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 14 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो खींच लो इसको बाहर। तो x माइनस 14 आ गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया आपके x, तो ये लो भी x, बीच में था माइनस, तो ये लो भी माइनस, और यहाँ से x माइनस 14 बाहर चले गए तो पीछे बच गए 13 बराबर आपके आएगा 0। तो ये दोनों संख्या गुणा में है और बराबर 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर कर दो। तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x जो 14 दे रखा है वो माइनस का है, तो इसको समीकरण के दूसरी ओर भेज दो तो जाएगा प्लस का, और ये भी 13 है वो माइनस का है, तो समीकरण के दूसरी ओर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, पॉजिटिव हो जाएगा तो आपकी मान भी आ गई। तो इस प्रकार आप आराम से जो शर्तें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण प्राप्त करो, और द्विघात समीकरण मिलने के बाद आराम से उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं, उनका हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो क्रमागत संख्या आपसे ज्ञात पूछी है वो एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है भाई, ठीक है ना। इनका योग करोगे तो 27 होगा, दोनों का गुणा करोगे तो 182 होने वाला है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग है वो 365 हो, ठीक है। यानी कि आपको दो धनात्मक और क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका अगर वर्ग करे और उनका योग करे वर्गों का तो वो 365 होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ फिर इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप मान लो कि माना कि एक पूर्णांक या फिर पहला पूर्णांक भी कह सकते हैं x है। अगर पहला पूर्णांक x है और दोनों पूर्णांक क्रमागत है, यानी कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो उसमें गैप कितना हो सकता है बताओ आप। नहीं बताओ आप, ठीक है। जैसे मान लो मैंने माना कि एक है पूर्णांक 3 है, ठीक है, और मैंने बोला कि क्रमागत है, तो इसके आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, 4 होगा भाई, यानी कि इसमें एक का अंतर होता है। तो मैं अगर x में 1 प्लस कर दूं तो वो आगे वाला क्रमागत पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है भाई आ जाएगा, तो ठीक है कर देते हैं। तो दूसरा जो पूर्णांक आएगा वो मिलेगा, दूसरा पूर्णांक तो x में जोड़ दो एक भाई, ये आ गया क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक। फिर ये क्या बोल रहा है देखो, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि दोनों का वर्ग करो और दोनों का अगर वर्गों का योग करोगे तो वो मान 365 आने वाला है, ठीक है। चलो करो फिर वर्ग। तो प्रश्नानुसार
यानी ये प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, अभी मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रश्न अनुसार पहले पूर्णांक का वर्ग ये हो गया, प्लस कर दो दूसरे पूर्णांक का वर्ग, मान कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। दोनों पूर्णांकों का वर्ग हो गया और योग भी हो गया, 365 भी आ जाएगा। ठीक है, करो इसको सॉल्व। तो x का वर्ग किया तो x स्क्वायर आ जाएगा आपको। फिर देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण यहाँ पे लगने वाली है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, यहाँ पे a है x और b है 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और गुणा b बराबर 365। ठीक है ना, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे भाई, 2x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि 2x का 2x 365। अब इस एक जो प्लस वाला है मैं इसको भेजूंगा समीकरण के दूसरी ओर, या फिर आप 365 को लेके जाओ इस तरफ, ताकि इन दोनों का कुछ कर दे जोड़ घटा के। तो लेके आ जाओ फिर इसमें से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। ये समीकरण के इस तरफ आ गया, तो प्लस का माइनस हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो ये माइनस का 365, ये प्लस का 1, तो माइनस के 365 में से 1 घटा दो भाई, कितने बच जाएंगे 364। 364 लिख दो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 365 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सरल कर देता हूँ, क्योंकि सब में से 2 कॉमन आ ही रहे, तो कॉमन लेके इस तरफ 0 में भेज दो ताकि पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा 0 नहीं, जो कॉमन आएगा वो इस 0 के भाग में आएगा, क्योंकि ये तो पूरा गुणा में रहने वाला है। तो गुणा वाले को भेजेंगे भाग में, तो भाग में जाते ही हो जाएगा वो भी 0। तो मैं इस तीनों में से 2 को कॉमन ले रहा हूँ भाई, तो चलो ले लिया 2 कॉमन। तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया x, और 364 में से 2 आप घटाओगे, सॉरी 2 कॉमन लोगे, तो 364 को आप क्या लिख सकते हो, 182 गुणा 2 लिख सकते हो। और इसमें से आपने 2 को तो बाहर ले लिया, तो पीछे बचा कितना 182। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 182 बराबर 0। अब ये जो यहाँ पे गुणा में दे रखा है, इसको मैं भेजूंगा इस तरफ भाग में, तो 0 के भाग में कोई संख्या जाएगी या कोई संख्या गुणा में जाएगी, तो वो तो क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। कर दो उसको 0, पीछे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब बताओ, ये आपको मिल गया एक अभिष्ट द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना, इसके मूल ज्ञात करो, हल ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, सब एक ही है, ज्ञात कर लो x का मान। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कौन सी विधि का यूज करते हैं, मध्य पद का विभाजन। तो मध्य पद इसमें दे रखा है प्लस का x, तो इसका विभाजन करने का हमारा क्या फॉर्मूला रहता है कि विभाजन सर हम इस प्रकार से करेंगे कि गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए माइनस का 182 x स्क्वायर, और जोड़े या घटाए तो हमें मिलना चाहिए प्लस का x। ठीक है, तो 182 यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 आ रहा था, तो हमने 13 और 14 को गुणा किया था, क्योंकि भाई 13 गुणा 14 करेंगे तो 182 आ रहा है, ये सबको पता है। और इसका अगर अंतर करोगे आप, यानी कि डिफरेंस निकालोगे, तो 14x माइनस 13x कितना हो रहा है, x आ रहा है, यानी कि इनको घटाने पे तो आ रहा है x, और गुणा करोगे तो 13 माइनस का है, तो माइनस का 13x है, तो माइनस का माइनस 13 गुणा 14 182 x गुणा x स्क्वायर, और यही चाहिए हमें। तो गुणा करने पे आना चाहिए माइनस का 182 x स्क्वायर, जोड़े या घटाने पर हमें मिलना चाहिए प्लस का x। ठीक है ना, तो भाई आप मध्य पद को लिख सकते हो 14x माइनस 13x। कर दो भाई, लिख दो इसको, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है ना, अब आप ऐसा करो कि
इन दोनों को ले लो साथ में, इन दोनों को ले लो साथ में, जो जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो बाहर और बना दो, इनको सरल कर दो। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर था, देखिए x बच गया पीछे, प्लस का बच गया मेरे को 14, माइनस का माइनस, यहाँ से मैंने ले लिया 13 कॉमन, तो माइनस का 13 बाहर गया है तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ से भी माइनस का 13 गया है तो 82 को मैं 14 गुणा 13 लिख सकता हूँ, और आगे माइनस था तो माइनस का 13 बाहर चला गया तो पीछे तो आपको 14 ही मिलेगा, वो भी प्लस का मिलेगा, बराबर का 0 दो। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x प्लस 14, x प्लस 14 ले लो इसको बाहर, और क्या सीन बनता है देखो, तो x प्लस 14 को आपने कॉमन लेके बाहर फेंक दिया तो यहाँ से मिला आपको x, माइनस का माइनस, 13 का 13 बराबर आपको मिलेगा 0, ठीक है ना। अब दोनों संख्या गुणा में और बराबर 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो प्लस का 14 अगर समीकरण के दूसरी ओर गया तो वो हो जाएगा माइनस का 14, और प्लस का माइनस का 13 समीकरण के दूसरी ओर गया तो वो हो जाएगा प्लस का 13। लेकिन इसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो आप इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है भाई, क्योंकि ये तो माइनस का आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया और ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें मिलेगा x बराबर 13। तो x का मान आपको मिला है 13 और दोनों क्रमागत है, यानी कि इससे आगे वाले संख्या कौन सी आ जाएगी, प्लस का 14। तो वो दोनों धनात्मक और क्रमागत पूर्णांक जो है वो एक रहेगा 13 और दूसरा रहने वाला है 14, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये लो भाई समकोण त्रिभुज, और आधार आपको पता ही है कि जो जिस भुजा पे त्रिभुज टिका होता है वो आधार होता है, तो ये आधार है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है। तो कर्ण का बोला है कि 13 सेंटीमीटर है भाई, तो ये ले लो 13 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है यानी कि ये AB जो है वो इसके आधार यानी कि BC से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो आधार है वो x सेंटीमीटर, कितना है, x सेंटीमीटर, ठीक है। चलो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, यानी कि ये आपने माना x सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम होता है, इसका मतलब x माइनस 7 हो जाएगा भाई, सिंपल बात है ये तो, क्योंकि आधार से 7 कम है तो 7 घटा दो, सिंपल, तो घटा दिया। चलो तो इसकी जो ऊंचाई आएगी त्रिभुज की वो कितनी मिलने वाली है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको तो दिया ही हुई है 13 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा ठोको इस पे पाइथागोरस प्रमेय और आराम से द्विघात समीकरण मिल जाएगा, और द्विघात समीकरण मिलने के बाद आपको बताइए निकाल ही लोगे आप लोग। चलो फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कर्ण का वर्ग करोगे तो वो लंब का वर्ग यानी कि ऊंचाई का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो जो आपके पास मान है वो इसमें पुट कर दो। तो कर्ण का मान तो आपको पता ही है, दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लंब यानी कि ऊंचाई आपके पास है x माइनस 7 सेंटीमीटर, आधार यानी कि आपके पास है x, तो ये कर दो भाई x, ठीक है ना। अब इनका कर दो भाई वर्ग आप, और इनको करो सॉल्व, आपको मिलेगा एक द्विघात समीकरण। तो 13 का वर्ग अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 169, कितना मिलने वाला भाई,
169 और ये आपको मिला देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो 6th क्लास से शुरू हो जाती है भाई। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मेट में इसको कर दो सॉल्व। तो हाँ तो भाई ये 13 का जो वर्ग किया वो 169 हो गया और अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको सरल कर दो आप। तो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर आपको 7 दिख ही रहा है। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा और माइनस 2 गुणा a गुणा b का मान कितना है 7। तो ये लिख दो भाई 7 प्लस x स्क्वायर को आप x स्क्वायर लिख दो। अब इसको करो भाई सॉल्व। 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गया भाई 2x स्क्वायर और 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 14। तो 14x आ जाएगा प्लस का आपको मिला है 49। ठीक है ना। अब इसको मैं भेज रहा हूँ समीकरण के दूसरी ओर। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। इसको उस तरफ भेज दिया और पूरे समीकरण को इस तरफ चेंज कर दिया। ठीक है ना। ये 0 आएगा वो उस तरफ चला गया और पूरा समीकरण इस तरफ आ गया। तो ये 169 माइनस का हो गया भाई। अब इस 169 में से आपको प्लस के 49 है वो घटाने, तो घटा दो फिर कितना आ रहा देखते हैं। तो 169 में से 49 घटाओगे तो 0 का 0 और 2 का 2 और 1 का 1 यानी कि 120 आ रहे हैं भाई। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब 120 आ चुके हैं तो इसमें से आप ऐसा करो कि 2 को ले लो कॉमन, क्योंकि 2 सब में से कॉमन आ जाएगा ताकि थोड़ी गणना आसान रहेगी। ले लो फिर बाहर कॉमन। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ से 2 चला गया तो 7 बच गया और यहाँ से 2 चला गया तो 60 बच गया, क्योंकि 60 को वापस 2 से गुणा करोगे तो 120 आएगा। 7 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा भाई। अब जो ये 2 गुणा में इसको मैंने 0 के भाग में भेज के इसका भी पूरा 0 कर दिया, यानी कि फाइनली आपको जो द्विघात समीकरण मिलेगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप बताओ मुझे कि 7x और 60 का ये जो द्विघात समीकरण मिला है इसमें आपको हल ज्ञात करना है। तो इसका मध्य पद का विभाजन करोगे और मध्य पद जो आपको दिया हुआ है वो है भाई माइनस का 7x, यानी कि आपको माइनस के 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आपको मिले माइनस का 60x स्क्वायर और जोड़ो या घटाओ तो आपको मिलना चाहिए माइनस का 7x। ठीक है। और इसमें देखो ये अगर ऐसे आपको पता ना चले कि सर हमें नहीं पता चलेगा कैसे हम विभाजन करें कैसे नहीं करें, तो इसमें आपको एक ही चीज करनी है जो बताऊंगा मैं कैसे आप इसको मध्य पद का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको देख के लग रहा है कि हाँ इसका मैं इस दोनों को तोड़ दूं तो ये हो सकता है तो आप सीधा कर लो, और आपको लगे कि नहीं इसमें तो पता नहीं चल रहा है बड़ी संख्या है, तो आपको ऐसा करना है कि इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसके गुणा में 1 दे रखा है तो 1 गुणा 60 करो कितना आ जाएगा 60 ही होगा। तो 60 का आप कर दो अभाज्य गुणनखंड, 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक है ना। अब आपको ऐसा करना है कि इसमें ये इस प्रकार लेना है कि गुणा करने पर तो सबका 60 ही होए तो फिक्स है, क्योंकि 60 के तो अभाज्य गुणनखंड है तो 60 ही होने वाला है। तो अब आपको ऐसा करना है कि किन संख्याओं को गुणा करने पर बाकी बची संख्याओं को अगर मैं घटाऊं तो मुझे अंतर के रूप में या फिर योग के रूप में 7 मिल जाए, यानी कि 7x मिल जाए। तो जैसे कि मैंने इन दोनों गुणा किया तो 4 हो गया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 कितने हो गए, जैसे मान लो 2 गुणा 2 क्या तो ये हो गया 4। ठीक है। और फिर 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। तो 15 और 7 4 का तो कोई संबंध ही नहीं है भाई, क्यों घटाऊंगा तो भी 11 आएगा, जोड़ूंगा तो 16 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ो इसको। फिर आपने किया कि हाँ भाई 2 2 अगर नहीं हुआ
तो 3 को इसके साथ दे लो, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 गुणा 3 कितने हो गए 4 गुणा 3 12, तो एक आपको मिला 12, एक आपके पीछे बचा है 5, यानी कि 5 लोग। अब इसमें देखो कुछ समझ आ रहा है क्या जोड़ने घटाने से? तो अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 17, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। और घटाओ तो क्या होता है, अगर घटाओगे आप 12 में से 5 को घटा रहे हो तो बिल्कुल आपको 7 मिल रहे हैं। और गुणा करने पे तो आपको पता ही है 60 के अबज गुणा करना तो 60 आने ही वाले हैं। तो ये हो सकता है भाई 12 और 5 हो सकते हैं, इसके अबज टुकड़े हो सकते हैं 2। तो चलो फिर वही करो। तो इस प्रकार आप आराम से मध्य पद के विभाजन कैसे कर सकते हो वो इससे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अबज गुणनखंड ज्ञात करो और फिर उनमें देख लो कि किसके गुणा करने पर योग में या गुणा माइनस में वो आ रहा है, तो वो ले लो भाई। यानी कि आपको मिल गया x² माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब इन दोनों को दे लो साथ में, इन दोनों को दे लो साथ में, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो बच्चे बचा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया x, और यहाँ से प्लस कॉमन लिया इसका माइनस रहेगा, और 60 में से 5 गया तो 60 को आप 12 गुणा 5 लिख सकते हो, तो गुणा वाला 5 मैंने ले लिया बाहर, तो पीछे तो बचा 12। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x माइनस 12 ले लो इसको बाहर, तो x माइनस 12 आ गया बाहर, यहाँ से बच गया आपके x, यहाँ से बच गया प्लस का 5 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो भाई, ये हो गया 0 और x प्लस 5 भी हो गया 0। तो ये माइनस का उस तरफ गया तो हो गया प्लस का, ये प्लस का है समीकरण के दूसरी ओर गया तो हो गया माइनस का। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी त्रिभुज का किसी भी आप कोई भी चीज ले रहे हो तो उसकी अगर लंबाई निकाल रहे हो तो लंबाई माइनस में कभी होगी नहीं, प्लस ही होगी। हाँ छोटी हो सकती है, 0.5 सेंटीमीटर हो सकती है, 0.00001 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी भी लंबाई नहीं हो सकती है ना। लंबाई में फिर वो गहराई मानी जाएगी फिर। तो इसमें आपको जो लंबाई x दे रखी है वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको तो पहले ही छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि लंबाई किसी की होगी तो वो प्लस ही होने वाली है, पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव वाला जो है वो ले लो। तो x का मान आपको मिला है 12, यानी कि आधार आपको मिल गया 12, तो आधार 12 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई, यानी कि आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस प्रकार ऊंचाई प्राप्त हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दे रखा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग है कोई जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, और एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसमें आपको ये मानना होगा कि बर्तनों की संख्या जो है वो x मान लो। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है ना, तो आप बर्तनों की संख्या मान लो x। ठीक है, चलो फिर माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x बर्तन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी कि बर्तनों की संख्या जो है उससे दुगुनी करो और उसमें भी 3 अधिक ऐड करो, तब वो प्रत्येक बर्तन नग की लागत आ जाएगी। तो इसमें लिख दो आप प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ये जो पर्सन जैसा बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी
बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या हमारे पास x है, तो इसका दुगुना और इससे 3 अधिक, ये लो। ये आ गई प्रत्येक नग की निर्माण लागत। और ये क्या बोल रहा है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, यानी कि उस दिन बर्तन जितने बने वो तो थे x, और प्रत्येक बर्तन की लागत है वो है ये। तो बताओ आपको टोटल बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी। जैसे मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया कि एक बर्तन की लागत है वो x है, 2 रुपए है, और मैंने दिन में 10 बर्तन बनाए, तो बताओ टोटल लागत कितनी आ गई मेरी, 10 गुणा 2 आ जाएगी भाई, और जो की हो जाएगी 20। लेकिन इसमें आपको 20 की जगह आने वाली थी वो तो दे दी 90, कुल लागत 90 दी हुई है आपको। और बर्तनों की संख्या जो यहाँ पे 10 दे रखी है वो आपको दे माना हमने x, और प्रत्येक नग की लागत तो प्रत्येक बर्तन की आपको 2 रुपए आपने मानी, और यहाँ पे आपको आपने क्या माना था 2x + 3, यानी कि आपको इन दोनों के गुणा करोगे तो आपकी कुल लागत आ जाएगी दिन की, कि भाई x बर्तन हमने बनाए थे और प्रत्येक बर्तन की लागत इतनी थी, तो x बर्तनों की लागत हो जाएगी x गुणा 2x + 3, और वो प्रश्न में दी हुई है 90। ठीक है, तो उससे करो तुलना, यानी कि प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कि x बर्तन बने थे और एक बर्तन की लागत जो थी वो थी 2x + 3, तो x की कितनी आ जाएगी, x गुणा 2x + 3, और प्रश्न में ये लागत दी हुई है आपको 90। ठीक है ना। अब इनका कर दो भाई गुणा, तो गुणा करो तो क्या होगा, x गुणा 2x कितना आ जाएगा, 2x², और प्लस का प्लस 3 गुणा x, 3x बराबर 90। अब इस 90 को भेज दो आप इस तरफ, 2x + 3x - 90 बराबर 0, ये लो। अब हमें इनके जो मध्य पद है उसके टुकड़े करने होंगे। तो मध्य पद कौन सा दे रखा है आपको, 3x दिया हुआ है, तो 3x के टुकड़े कैसे करोगे, तो इसके ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि गुणा करने पे तो आपको इन दोनों के गुणा के बराबर मिले, जोड़ो या घटाओ तो आपको ये मिले, यानी कि इन दोनों गुणा करो कितना हो रहा है, 90 गुणा 2x² कितना हो गया भाई, 180x² जो कि माइनस था। ठीक है ना, और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए हमने 3x, यही शर्त है हमारे पास। अब देखो, अब आप इसमें देख के तो नहीं लगा सकते अंदाजा कि इसमें क्या टुकड़े करोगे, ठीक है, नहीं कर सकते। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें संख्या क्या दी हुई है, तो संख्या 180 दी हुई है, इसका कर दो अभाज्य गुणनखंड, सीधे सीधे ये लो, 2 का भाग गया 90 बार, 2 का भाग गया 45 बार, 3 का भाग गया 15 बार, 3 का भाग गया 5 बार, 5 का भाग गया 1 बार, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इन दोनों की संख्याओं के गुणा के बराबर हो गए। अब आपको यहाँ से उन संख्याओं का गुणा लेना है ताकि मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे 3x मिलना चाहिए, क्योंकि इनका गुणा करोगे तो 180 आने वाला है, गुणा करने देखना कि गुणा करोगे तो 180 है, क्योंकि आपने 180 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या को गुणा करके अगर जोड़ूं तो मुझे 3x मिल रहा है, या घटाऊं तो 3x मिल रहा है। चलो फिर देखते हैं, इसका सबसे पहले गुणा करो इससे, तो आपको मिला 4, और पीछे इनका गुणा कर दो, 3 × 3 कितने हो गए 9, 9 गुणा 5 कितने हो गए 45, तो 45 और 4 का तो कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कि इनको माइनस करूं तो भी नहीं आएगा, प्लस करूं तो भी 3 तो नहीं आने वाला, तो छोड़ो इसको भी, बढ़ो आगे। तो 2 × 2 4, 4 × 3 कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे भाई 12 हो गए, और पीछे जो बचे हैं 3 × 5 कितने हो जाएंगे 15। अब देखो इसमें कोई हो रहा है क्या मेल मिलाप, हाँ भाई इसमें हो रहा है, ये 15 है और ये 12 है, तो 15 में से अगर 12 घटाऊंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, और गुणा करूंगा तो 180 ही आने वाला है, क्योंकि ये 180 के अभाज्य गुणनखंड है। तो मिल गया आपको मध्य पद के विभाजन कैसे करना है, तो एक ले लो 15x और एक ले लो आप 12x, ठीक है ना। चलो फिर इसके करो टुकड़े आप,
2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 0 बराबर 0। और ये प्लस माइनस कैसे लेना है वो देखो। तो प्लस माइनस आपको इस अकॉर्डिंग लेना है। अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है 3x प्लस का दे रखा है तो इसमें जो बड़ी संख्या आ रही है वो प्लस की लेनी है, सीधी बात है। और माइनस का आ रहा है तो जो बड़ी संख्या आ रही है उसको माइनस का लेना है, ठीक है ना। चलो फिर ये हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को ले लो साथ में, और या फिर ऐसा करो आप 12 को इधर लेके आ जाओ ताकि कॉमन लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। वो आपको देखना है कॉमन किसको कहाँ भेजो ताकि कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो ले लो फिर इसको आप इस तरफ ले लो, या फिर ऐसे करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको ले लो साथ में, इसको ले लो साथ। तो यहाँ से क्या ही कॉमन आ रहा है बताओ। तो भाई यहाँ से तो x ही कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का तो भाग 15 में जाएगा नहीं, तो x को ले लो बाहर। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 15 माइनस, यहाँ से मैंने माइनस के 12 कॉमन ले लिए। माइनस के 12 कॉमन लेने पर कितना आ रहा है, माइनस का 12 तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो क्या कॉमन आ रहा है बताओ आप। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 6, क्योंकि 6 कॉमन लूंगा तो यहाँ से भी बचेगा, और यहाँ पे आप 15 गुणा 6 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें 6 ले लिया बाहर तो यहाँ आ जाएगा 2x, और माइनस का 6 लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 15 प्लस का 15 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो ये वाला कॉमन आ रहा है दोनों में, ले लो फिर इसको बाहर। 2x प्लस 15, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया माइनस का 6 बराबर 0। तो इन दोनों का अगर आप 0 के बराबर कर रहे हो तो ये लो भाई 0 और ये लो भाई 0। तो 15 जो प्लस का था उस तरफ गया तो हो गया माइनस का, यानी कि माइनस का 15। x के गुणा में 2 है, समीकरण के दूसरी ओर गया तो वो भाग में चला गया, यानी कि x बराबर आपको मिला है माइनस का 15/2, और ये जो माइनस का x है ये हो गया प्लस का, ठीक है भाई। तो ये तो आपको पता ही है कि बर्तनों की संख्या कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो एक बर्तन तो बनाया होगा तो प्लस ही होगी, माइनस तो कैसे होगी, ऐसे कैसे बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, माइनस के 3 बर्तन बने आज, नहीं हो सकते। तो बर्तनों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपको x बराबर 6 लेना होगा, ठीक है ना। तो ये तो कर दो कैंसिल, x का मान आपके पास मिला है 6, तो x बराबर 6, यानी कि बर्तनों की संख्या आपने x मानी थी वो आपको मिल चुकी है 6। तो अब आप लागत भी ज्ञात कर सकते हो, x का मान रख दो यहाँ पे। तो 2 गुणा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी लागत आने वाली है वो आपको मिल जाएगी 15। तो यही पूछा था कि भाई बर्तनों की संख्या कितनी है, तो 6 आ गई। प्रत्येक नग की लागत कितनी है, तो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी 15, यानी कि उसने 6 बर्तन बनाए थे और प्रत्येक की जो लागत आई है वो 15 रुपये आई है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 6 90 रुपये, जो कि इसने 90 रुपये दे रखी है। तो इस प्रकार भाई आपके 4.2 होती है कंप्लीट, और इससे आगे हम करेंगे 4.3 जो करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।